नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई कर दी बर्तानिया के ऊपर। हैरत अंगेज लग रहा है ना आपको? इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात होते थे, बर्तानिया सबसे मजबूत इत्तेहादी था। ट्रंप ने कहा द यूनाइटेड किंगडम आवर वंस ग्रेट अलाय मे बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी हमारा सबसे बेहतरीन और अजीम साथी था बर्तानिया। उसने कहा जी फाइनली उसने बहुत संजीदगी से सोचने के बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। दैट्स ओके प्राइम मिनिस्टर स्टेमर, ठीक है वजीर आजम स्टेमर, वी डोंट नीड देम एनी लॉन्गर, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया लंदन को, बर्तानिया को। यानी बर्तानिया ने यहां से हथियार भेजे और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। वी डोंट नीड पीपल दैट ज्वाइन वॉर आफ्टर वी हैव ऑलरेडी वन, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है उस वक्त जब हम ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए बाकी ममालिक चाहे यूरोप है चाहे बर्तानिया है, ये और भी बहुत सारे मुल्क हैं, वो इस लड़ाई में क्यों नहीं उतर रहे? वो सारे ये जानते हैं कि इंसानों ने जितने खतरनाक हथियार बना लिए दूसरी जंगी अजीम के बाद, और जिस तरह रशिया और चाइना साथ खड़े हैं ईरान के, ऐसी सूरत हाल में अगर वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे तो उनके मुल्क के ऊपर भी इसका रद्देअमल आएगा। और वो एक ऐसी जंग शुरू नहीं करना चाहते जिससे पूरी की पूरी इंसानियत तबाह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मसला और है, उनका पूरा का पूरा करियर और हर चीज दांव पे लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप या तो ऐवान सदर में रहेंगे या जेल में जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका मुआवजा तो पक्का है, वो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरा मुआवजा होगा। और मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कान है ही नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। वो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं जीत सके, ममदानी वहां पे इलेक्शन जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आ रही है। नेतन्याहू भी मुजरिम है, उनके ऊपर इसराइल के अंदर भी मामला आता है। वो चाहते हैं उनको सदारती माफी मिल जाए, उसके लिए वो सिफारिशें भी करते रहते हैं। तो इनके हालात बड़े पतले हैं, इनकी लड़ाई तो समझ आ रही है, लेकिन यूरोप और बर्तानिया अपने आप को इस हलाकत में डालना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितने खौफनाक हथियार इस वक्त दुनिया में मौजूद है वो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। अब नाज़रीन एक आखिरी खबर मैं आपको देता हूं, और यह भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की ढिठाई और बेशर्मी है। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है और जो उनकी टीम है वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आलमी सतह पे सारे मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब मैं आपके सामने हकायक रखता हूं मुल्कों के साथ साथ कि जंग से पहले और जंग के बाद किस किस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है। पाकिस्तान में 266 से 321 तक पहुंची है, यानी ये जंग से पहले और जंग के बाद एक हफ्ते का डाटा है। इंडिया में 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ी। बांग्लादेश में 5 रुपए कीमत बढ़ी है, यानी 125 का था 130 का हो गया। अफगानिस्तान में कीमत नहीं बढ़ी, उतने का ही है। नेपाल में 4 रुपए कीमत बढ़ी है, 186 का था 190 का हो गया। श्रीलंका में 365 का था, ये श्रीलंकन पैसे हैं, 370 का हो गया, यानी 5 रुपए वहां पे बढ़े हैं। तुर्की में 41 लीरा का था, 43 लीरा का हो गया, यानी 2 रुपए उनके बढ़े हैं। और ईरान के अंदर जो है वो बहुत ही थोड़ी सी कीमत बढ़ी है। सऊदी अरब में बहुत माइनर थोड़ी सी, यानी डॉलर्स के अंदर अगर आप लें तो सऊदी अरब में 0.62 डॉलर के ऊपर मिलता था, 0.66 डॉलर पे मिल रहा है। यूएई में भी बहुत ही कम कीमत बढ़ी है इसी तरह से। चाइना के अंदर ना होने के बराबर बढ़ी है। यूके के अंदर 1.78 अमेरिकी डॉलर, अब ये पहुंची है 1.85 अमेरिकी डॉलर, बहुत ही माइनर सी। जर्मनी के अंदर 1.82 से 1.89, बहुत ही मामूली सी, यानी पाकिस्तानी रुपयों में चंद रुपए बनते हैं, चंद रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो। जबकि अमेरिका के अंदर 0.85 डॉलर, यानी $1 से कम में पहले मिलता था, अभी भी $1 से कम में मिलता है 0.90, यानी इन सब ने जो कीमत बढ़ाई 5 से 10 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 5 से 10-12 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इन सब ने जो कीमत बढ़ाई है अपने अपने मुल्कों में, और हमने कितनी बढ़ाई? 55 रुपए। बाकी दुनिया की निस्बत 5 गुना ज्यादा पैसा हमने वसूल किया पाकिस्तानियों से। ये फैक्ट, ये फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जंग से पहले और जंग के बाद। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे इन्होंने 8 फरवरी 2024 को आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर कौम को बेवकूफ बनाया और पूरे के पूरे मैंडेट पे डाका डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही ये फिर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कौम की आंखें खुल गई हैं, हाथ नहीं खुले अभी। कश्मीर में 50 के करीब लाशें गिरी हैं। नवाज शरीफ ने उन पे एक लफ्ज भी नहीं बोला, मगर वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो नाजरीन, पिछले 15 साल में से 13 साल से जायद PMLN और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है आजाद कश्मीर पे।
यानी 2008 के बाद से अगर आप देख लें तो आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या पीएमएलएन की हुकूमत है। बीच में पीटीआई को लगभग 1 साल के लिए हुकूमत मिली, उसके बाद उनकी वफाकी हुकूमत खत्म हो गई और वहां पे साजिशें शुरू हो गई। तो लगभग जो उन्होंने अपनी हुकूमत इंजॉय की, जो लगता है कि उनके पास वो हुकूमत का सही टाइम था, वो 1 साल था, 1.25 साल था, और 2 साल टोटल उनके पास मिलाकर आप कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ऐसे तकरीर करते हैं वहां पे जैसे वहां पे कभी उनकी हुकूमत आई नहीं। जिस तरह वो मसाइल गिनवाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं कि ये भी नहीं बना, वो भी नहीं बना, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, वो भाई किसने करना था? इमरान खान को तो 1 साल मिला कश्मीर, बाकी 13-14 साल तो आपके पास रहा और हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर कश्मीर में एयरपोर्ट्स नहीं है, मोटरवेज नहीं है, सारी सहूलियात नहीं है, जो 38 उनकी डिमांड्स हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, उनके लोगों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की के बारे में है। अगर वो सब कुछ उन्हें नहीं मिला तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो वही जमाते हैं ना जो वहां पे इक्तदार में रही है। या आप 1 साल वाले इमरान खान के खाते में डाल देंगे सारा कुछ। तो ये ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे अपोजिशन है। बिलावल वहां तकरीर करता है, ऐसा लगता है कि बिलावल हुकूमत में नहीं, हालांकि हुकूमत बिलावल की है। पिछले जितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ, जो खेल खेला गया, वो बिलावल की हुकूमत ने खेला है वहां पे आजाद कश्मीर ने। ये जो मार कुटाई हुई बिलावल की हुकूमत ने की, कलअदम करार दिया बिलावल की हुकूमत ने किया, लोगों का कत्लेआम हुआ बिलावल की हुकूमत में हुआ, लोगों के सरों पे इनाम रखा गया बिलावल की हुकूमत में रखा गया। ये जितनी फोर्सेस बुलाई गई, जुल्म और बर्बरियत की गई, ये सारा कुछ बिलावल के द्वारा हुकूमत में हुआ है आजाद कश्मीर में। और बिलावल वहां पे बड़ी चालाकी से अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करता है। हुकूमत उसकी है, खुद को अपोजिशन बनाकर पेश कर रहा है। ये ना लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन कश्मीरी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें शऊर भी है, उन्हें अंदाजा है कि उन्हें बेवकूफ बनाने आए और कोई चक्कर नहीं है। अगर कश्मीरियों को अपने वोट से फैसला करने का हक मिल गया तो याद रखिएगा इन दोनों जमातों की वहां पे जमानतें भी जब्त हो सकती है, जो इनके हालात हैं। अब नाजरीन एक और खबर, इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया है। पहली मरतबा नौरीन खानम भी आई, अलीमा खानम भी आई, और जो उनका एक मुतनाज़ बयान है नौरीन खानम का, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अलीमा खानम ने कहा कि मोदी की दोस्ती नवाज शरीफ के साथ है, यह पूछना जुर्म है। वो बगैर वीजे के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं, हम इतना नहीं पूछ सकते। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो बताती थी कि इसको इंडिया से शालें भेजी गई हैं। मेरी बहन ने घर में बैठकर बात की थी, वो कोई पब्लिश नहीं किया था। हम 3 औरतें खड़ी हैं, जितने केसेस लगाने लगा दो। क्या कर लोगे? बाहर ही दोगे ना। ज्यादा से ज्यादा हम नहीं डरते, हम शहादत कबूल कर लेंगे। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अच्छा, जो बात नौरीन खानम ने कही, उन्होंने भी एक बात की। देखिए, उनका बेटा भी जेल में है अभी, और लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। मेरा बेटा मिलिट्री कोर्ट की वजह से जेल में है। कलभूषण जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा, ये कलभूषण यादव की बात हो रही है, इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट। वो कहते नहीं, कलभूषण यादव जिसने हजारों पाकिस्तानियों को मारा, उसको अपील का हक दिया गया, लेकिन मेरे बेटे हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दिया गया। अब ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये तो जुल्म है कि हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दे रहे और कलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। नाज़रीन, एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं। एहसन इकबाल ने यह दावा कर दिया कि, क्योंकि यह खबर चली थी और इस खबर में एक बताया गया था कि जो ऑरेंज ट्रेन है, जो ऑरेंज लाइन है, ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट दिया था ये शब्बर जैदी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा जी ये सी पैक के जो पैसे थे उनमें से आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई चाइना से पैसे लेके, तो ये आपने गलत किया। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा जी आपकी इतला के लिए अर्ज है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन वफाकी हुकूमत के पैसों से नहीं बनी, बल्कि वो 100% पंजाब हुकूमत ने अपने पैसों से और बजट से बनाई थी। एहसन इकबाल का झूठ पकड़ा गया और ये हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो ऑरेंज ट्रेन से रिलेटेड हैं और ये वो तमाम खबरें हैं जो सरकार ने खुद छपवाई हैं। ये खबरें ये बताती हैं कि ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक के जुमरे में जो चाइना ने पैसा दिया था, ये उन पैसों से बनी है। ये जो मंसूबा था ये लगभग 1.65 बिलियन डॉलर्स का था, यानी $1.5 अरब से ज्यादा का मंसूबा था। टोटल इसकी जो कॉस्ट थी, इसका जो 48% पैसा है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा जो चाइना का एक बैंक है, एक्सिम बैंक, उसने सॉफ्ट लोन दिया है 52%। तो चाइना का पैसा भी आ गया और वफाक का पैसा भी आ गया और एहसन इकबाल साहब का झूठ भी पकड़ा गया। ये ऐसे टिले मुंह के साथ झूठ बोलते हैं, इन्हें लगता है कि किसी को समझ ही नहीं आएगी। ये रिकॉर्ड सारा हम आपके सामने रख देते हैं, आप देख लीजिए। ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि लगभग आधा पैसा ये चाइना से लेकर आए थे और ये कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, और सी पैक की मद में ये पैसे पाकिस्तान में आ रहे थे।
और दूसरा आधा पैसा जो है वो वफाक ने और पंजाब ने डाला था। अब मुझे बताएं कि वफाक का पैसा भी आ गया, जो एहसन इकबाल ने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी 100% पैसा पंजाब ने लगाया। नहीं, सीपैक का भी है, वफाक का भी है, और बाकायदा इसके रिकॉर्ड का ये हिस्सा है। और ये एक ऐसा मंसूबा है जिसकी कीमत पाकिस्तानी अब भी चुका रहे हैं। यानी ये खसारे में चलने वाला मंसूबा है, आप इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। पाकिस्तान में तालीम की जरूरत है, सेहत की जरूरत है, इंसानों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। वहां पे ये आलीशान मंसूबे बनाते हैं जिनमें बड़े बड़े किक बैक्स होते हैं, ताकि पैसा बड़े बड़े ठेकेदारों की जेबों में जाए और ये इन मंसूबों को दिखाकर लोगों से वोट मांगे कि जनाब ये देखिए हमने इतने बड़े बड़े मीनार खड़े किए हैं, इनको देखो और हमें वोट दो। हालांकि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी उस वक्त, किसानों का इस्तेसाल हो गया, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं दी, लेकिन इन्हें वोट चाहिए लोगों को बेवकूफ बनाकर। नादरीन, कुछ थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की तकरीबन सारी बातें ही मानी है, जिसमें चीदा चीदा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, उन्होंने एक्शन इन सिविल एड का एक कानून था जिसको कहा था फौरी तौर पे खत्म करेंगे, उन्होंने वो खत्म नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी, उसको कंटिन्यू किया। फिर फौजी ऑपरेशन पे उन्होंने कहा था जी हम नहीं होने देंगे, आज वो खुद कहते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ फौजी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके वो खिलाफ नहीं है। अवाम का इनखला उन्होंने कहा था हम नहीं होने देंगे, आज मुख्तलिफ इलाकों की अवाम के इनखला के अंदर सूबाई हुकूमत खुद मददगार है। फिर उन्होंने कहा था ड्रोन हमले बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, अब ड्रोन हमलों के ऊपर एक भी FIR नहीं होती और वजीर आला अपनी बेबसी आपको बता चुके हैं। फिर बजट भी उन्होंने कहा था हम पास नहीं होने देंगे, उन्होंने बजट भी एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक पास करवा दिया है। इमरान खान की आंख जब खराब हुई तो उस वक्त जब बहुत गुस्सा था लोगों में, तो एस्टेब्लिशमेंट की दरखास्त पे सुहेल अफरीदी साहब ने इनडोर एहतजाज किया, जिसमें वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इनडोर एहतजाज किया। स्ट्रीट मूवमेंट में जो अमली तौर पे काम हुआ वो सिफर है, यानी स्ट्रीट मूवमेंट का अभी तक आगाज भी वो नहीं कर पाए। मोहसिन नकवी से उन्होंने मुकम्मल ताउन किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट की वो कौन सी चीज या टारगेट है जो उन्होंने सुहेल अफरीदी से अचीव ना किया हो, और सुहेल अफरीदी उसके बदले में क्या ले पाए। ना उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, ना वो इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत दिलवा सके, ना उनके डॉक्टरों से उनकी मुलाकात करवा सके, ना बेटों से बात करवा सके और ना फैमिली की मुलाकातें खुलवा सके, ना इमरान खान साहब का कोई भी स्टेटमेंट बाहर आता है। तो ये है जनाब कुल कारकर्दगी सुहेल अफरीदी साहब की अब तक की। हो सकता है फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करें, तो तब तक के लिए वेट करते हैं और देखते हैं। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहां जितनी मर्जी कामयाब हो जाए, जो मर्जी कर ले, जब तक पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं होगी इनके पांव उखड़े रहेंगे, ये कभी भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। और मईशत बेहतर होगी जब सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से इन्होंने जितने भी दावे किए आज तक सारे झूठे साबित हुए। मिसाल के तौर पे पहले कहा गया सऊदी अरब से बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है और दावतें भी दी सऊदी अरब वालों की, अलबैक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, 7 स्टार की चेन आ रही है, कुछ भी नहीं आया। फिर कहा गया अरब ममालिक से अरबों डॉलर्स आने वाले हैं, लगभग 50 अरब डॉलर की कहानी सुनाई गई, वो पैसा भी नहीं आया। फिर कहा गया कि SIFC एक गेम चेंजर है, उसके ऊपर बहुत सारे जर्नैल बिठाए गए, लेकिन वो गेम चेंजर अभी तक साबित नहीं हो पाया। फिर कहा गया कि हम मादनियात बेचकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने वाले हैं, और फिर हमने देखा कि ब्रीफ केस उठा के आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े थे, वो पैसा भी नहीं आया, वो सरमायाकारी भी नहीं आई। फिर हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में एक बार फिर हमारी सरजमीन से तेल और गैस के बहुत बड़े जखायर मिल गए हैं, फिर यह खबर भी गायब हो गई। फिर उड़ान पाकिस्तान तरक्की का एक नया रास्ता बनेगा और यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर 100 अरब डॉलर्स आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, ताजरों के सामने यह दावा किया गया, आर्मी चीफ ने खुद दावा किया, वो भी नहीं आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में बुलाया गया, सरकारी खर्चे और प्रोटोकॉल पे बुलाया गया, 1000 अरब वो लेकर आ रहे थे और उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई, वो पैसा भी नहीं आया। अमेरिका से सरमायाकारों का बहुत बड़ा वफद पहुंच गया, जेनेटरी बीच आपको याद होंगे, बहुत पैसा लेकर आ रहे हैं। ट्रंप टावर जो है वो पाकिस्तान में बनने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। हम क्रिप्टो से अरबों डॉलर कमाने का मंसूबा बना चुके हैं, वो अरबों डॉलर भी नहीं आए। सालसी के बाद सारी दुनिया पैसा लेकर बैठी हुई है और पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है पाकिस्तान की सालसी को देखते हुए, वो पैसा भी अभी तक नहीं आया, बल्कि जंग दोबारा शुरू हो गई। अगले हफ्ते ट्रंप खुद पाकिस्तान आ रहा है, बार बार पाकिस्तान को इस तरह की खुशखबरियां सुनाई गई, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हर दौरे के बाद ये खुशखबरियां लेकर आते हैं, लेकिन दौरों पे जितना पैसा लगा ये उतनी सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाने में नाकाम रहे। ये है इनकी टोटल कारकर्दगी और कमाई।
और हालात ये हैं कि अब इनके पोल इनके अपने लोग खोल रहे हैं। जमाते इस्लामी के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बहुत बुरे नहीं रहे। अब तो जमाते इस्लामी के जो अमीर हैं वो भी फजलुर रहमान के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा और पोल खोलते हुए कहा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में एस्टेब्लिशमेंट